नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक के बाद एक प्लेन क्रैश हो रहे हैं और खास तौर से लैंडिंग के दौरान क्रैश हो रहे हैं। अभी बारामती में जो लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ है प्लेन, अजित पवार जी का, और उनके साथ दुखद स्थिति ये रही कि हमने 5 अ, लोगों की जान को हमने गंवाया है, और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ 4 लोग और थे। एक-एक जान की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है। उधर खबर आई कि कोलंबिया में भी एक 15 सीटर विमान क्रैश कर गया, और वो तो उड़ान भरने के तुरंत बाद वो रडार से उसका कनेक्शन टूट गया। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसका कनेक्शन टूट गया, और फिर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई, और संयोग बस उस विमान में भी एक सांसद थे, उनकी भी मौत हो गई है। और ये वेनेजुएला के बॉर्डर के पास ये क्रैश हुआ है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात करने के लिए आया हूं, वो भारत में इस तरह से जो क्रैश हो रहे हैं प्लेन, उसकी जांच किस प्रकार से हो रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, की अक्षमता किस स्तर की हो गई है, आज डीजीसीए की अक्षमता पर ठीक से चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। 2023 में मुंबई में लीजर जेट, यही 45 मॉडल थोड़ा अलग था, इसी कंपनी का इसी कंपनी का विमान क्रैश हुआ था। वो भी क्रैश लैंडिंग थी, लैंडिंग के वक्त ही क्रैश हुआ, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। उसमें भी 6 लोग सवार थे, लेकिन 6 लोगों की जान बच तो गई, लेकिन जख्मी हो गए। उस वक्त ये कहा गया कि मुंबई एयरपोर्ट पर हेवी रेनफॉल है, बहुत भारी बारिश हो रही थी, और उसमें भी पायलट को विजिबिलिटी का कंसर्न सामने आया। उस वक्त भी यही कहा गया कि फ्लाइट जो लैंड कर रही थी, छोटी फ्लाइट थी, यही 8-9 लोगों की बैठने वाली क्षमता की फ्लाइट थी, और उस वक्त जो वो लैंड कर रही थी तो बारिश हो रही थी, बादल था, विजिबिलिटी कम थी, स्किड कर गया, और स्किड करके वो रनवे छोड़ करके वो मिट्टी पे उतर गया। खैर, लोगों की किस्मत अच्छी थी, 6 के 6 सवार जो थे उस पे, वो उनकी जान तो बच गई, लेकिन इंजरी बहुत गहरा हुआ। अब क्रैश लैंडिंग तो हुई, और उसकी प्रिलिमिनरी जो जांच की गई, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो जो है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जिसको कहते हैं, एएआईबी, ये एआईबी के जो उनका जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो 2023 के क्रैश की क्या स्टेटस है, उसमें उसकी जांच में क्या पता चला, इसकी सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मौजूद है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या हुई? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई 1 महीने के अंदर ही, जांच करके जो वस्तु स्थिति सामने आई, जो जांच में पता चला, उसको उन्होंने अपलोड कर दिया। लेकिन डिटेल्ड इंक्वायरी स्टिल अवेटिंग है, अवेटेड है। आज भी डिटेल्ड इंक्वायरी 3 साल बीत जाने के बाद भी कहीं उसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। होनी ये चाहिए थी कि 1 महीने में चलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आ गई, आपने सारे नुआंसेस का एक प्रकार से जांच पड़ताल कर लिया, और उसके बाद जांच की जो कमेटी है, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, एएआईबी, ये एएआईबी कर क्या रही है? कहां है एएआईबी, जो बकवास के अलावा कुछ नहीं कर रही है, झूठ पर झूठ फैला रही है, केवल झूठ फैला रही है। इसी लियरजेट एयरप्लेन का जो क्रैश हुआ, 1 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो आ गई, लेकिन डिटेल्ड इंक्वायरी किस स्टेटस में है, कौन उसके जांच कर रहे हैं, उस कमिटी में कौन कौन लोग हैं, इसका कोई खुलासा कहीं नहीं है। अगर नहीं है तो छुपाया जा रहा है,
किसी को बचाया जा रहा है या इग्नोरेंस है, न छुपाया जा रहा है न बचाया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, लेकिन उस जांच के बारे में कोई फाइंडिंग दे करके आगे कोई घटना नहीं हो, इस दिशा में काम करना। इंक्वायरी क्यों होनी है? इंक्वायरी इसलिए नहीं होनी है कि खाली यह पता लगाया जाए कि गलती किसकी थी। फ्लाइट की गलती थी, एयरक्राफ्ट की गलती थी, पायलट की गलती थी, एटीसी की गलती थी, किसकी गलती थी? मौसम की गलती थी, किसकी गलती थी? ये खाली ये पता लगाना नहीं था। पता लगा करके आगे आने वाले जो भी गलती हुई है, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए जांच कमेटी बैठती है। फिर उसके लिए पॉलिसी डिसाइड होती है। अगर पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि अगर वो बार-बार इस तरह की घटना हो रही है, तो आप पॉलिसी फ्रेम करते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन कमीशन का, उस इन्वेस्टिगेशन कमिटी का यही सिग्निफिकेंस है। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का कोई अता पता नहीं है। 3 साल बीत चुका है, नंबर 1। अब नंबर 2, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर गया। अब यही स्थिति इसके साथ भी है साहब। इतना लैकलस्टर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, और हैरानी की बात यह है कि अभी कोई जांच रिपोर्ट पता चली नहीं है और कहा जा रहा है कि हम अभी बताएंगे, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर आकर के प्रथम दृष्टया आके ये कह देते हैं कि कुछ विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था। अरे विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था तो विजिबिलिटी किसके एंगल से प्रॉब्लम था? क्या वहां का जो लोकल एटीसी है, लोकल एटीसी है ही नहीं वहां पे। एक ऐसे ही एक दफ्तर बना हुआ है, एक थोड़ा मोड़ा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और उससे आप सूचना दे देते हैं, आदान प्रदान होता है। पायलट और जो ग्राउंड मैन ही समझ लीजिए, उनको कहिए आप। एयरपोर्ट पे जो उस एक दफ्तर में बैठ करके एक आदमी जो देख रहा है, उसको मैनुअली बता रहा है, कहां साहब अब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आपको दिखाई दे रहा है हवाई पट्टी? हाँ जी, हमको दिखाई दे रहा है। पहली बार में दिखाई नहीं दिया, अच्छा कोई बात नहीं, एक चक्कर लगा लीजिए। तो चक्कर लगा लिया। चक्कर लगाने के बाद दूसरी बार आ रहे हैं तो पता लगा कि हाँ अब हवाई पट्टी दिखाई दे रही है। हाँ जी दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, उतार लीजिए। बस इतना ही कहना है। और संकेत उसमें और जो वाइटल इंफॉर्मेशन है जो पायलट को चाहिए होता है लैंडिंग के लिए, उसकी कोई वहां पर व्यवस्था ही नहीं थी। पहली बात तो यह है। ज्यादातर जो एयरपोर्ट हैं, इस तरह के जो एयरपोर्ट हैं, वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की एडवांस सिस्टम की भारी कमी है और उसका इंस्टॉलेशन वहां पर नहीं हुआ है। आप कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एटीसी अपने रूप में वहां कार्यरत नहीं थी। और खाली बारामती एयरपोर्ट नहीं है, हमने उड़ान योजना के तहत छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाने शुरू कर दिए, बना भी दिए, और स्थिति क्या हो रही है? ये हो रही है। हालांकि वो कमर्शियल एयरपोर्ट था भी नहीं, वहां से ऐसा नहीं है कि पैसेंजर फ्लाइट जो है सो रोज उड़ रहा है और लैंड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बारामती तो समझिए कि एक प्रकार से पवार साहब की जो पूरी थाती है वही है। बारामती इसलिए चर्चित है क्योंकि पवार साहब वहां से आते हैं, पवार फैमिली वहां से आती है। और मैं समझता हूं कि बारामती में अगर सबसे ज्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ कोई प्लेन होता होगा या हेलीकॉप्टर होता होगा तो पवार फैमिली का ही होता होगा। यह भी सत्य है। तो शायद उनको मालूम रहा होगा अजीत जी को कि वहां पर वो इसके पहले भी टेक ऑफ करते रहे हैं, लैंडिंग करते रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि अजीत जी बड़े डरते थे हवाई यात्रा से, और आखिर में काल ने उनको अपने गाल में ले ही लिया। अब सवाल है कि इस हवाई पट्टी पर जब एटीसी की उस तरह से चुस्त व्यवस्था नहीं थी तो क्या हुआ, इस पर मैं बाद में आता हूं। पहले अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको वीडियो बनाया हुआ है। उस एयरक्राफ्ट, पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था एयर इंडिया की फ्लीट में, वो 2013 से चला, 2014 में इनकॉर्पोरेशन हुआ। और फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, जब से वो एयर इंडिया की फ्लीट में शामिल हुआ, तब से लगातार उस एयरक्राफ्ट में फॉल्ट की खबरें थी, लगातार। और केवल वही बोइंग 787 की बात नहीं थी, 737, 787 इसकी बात नहीं है। दुनिया भर में बोइंग की जो ये
अलग किस्म का जो ये मॉडल है 787 और 737, इसमें बहुत सारे दुनिया भर में फॉल्ट हो रहे हैं, दुनिया भर में। और इसकी पूरी तरह से व्याख्या है, और इस व्याख्या में लगातार ये जो 4-5 पॉइंटर्स हैं मित्रों, उसको आपको देखना बेहद जरूरी है कि ये पॉइंटर्स क्या थे, जिसके बारे में पहले ही सूचना दी गई कि ये खराबी इसमें हो सकती है। एक सेकंड में बताता हूं आपको तो उसमें क्या क्या खराबी हो सकती है। देखिए साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर फॉल्ट हो सकता है, ये इसकी सूचना है। ये जो एयर इंडिया का जो विमान क्रैश किया है अहमदाबाद में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, रेपिटेटिव सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग है वो है क्या, लेकिन आपको मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं कि रेपिटेटिव सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग में परेशानी थी। वायरिंग डैमेज एंड शॉर्ट सर्किट्स था, जो पूरे एयरक्राफ्ट में जो वायरिंग्स है उसमें शॉर्ट सर्किट्स की भी शिकायत हुई थी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसके बारे में, वो P100 जो पैनल होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पूरे एयरक्राफ्ट में सप्लाई होती है, उसी पैनल में इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट्स था, और इसकी भी सूचना थी, इसकी भी पूरे पैनल को बदला भी गया था। ओवर हीटिंग ऑफ पावर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, जो पावर सिस्टम है वो ओवर हीट कर रहा था, इसकी भी खबर थी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने माइन्यूट माइन्यूट फॉल्ट्स के बारे में पहले से सूचना थी एयर इंडिया को, लेकिन एयर इंडिया ने कहा कि हमने इसकी ऑडिट कर ली थी सेफ्टी सिक्योरिटी की, और ऑडिट के बाद ही हमने इसे अनुमति दी अप्लाई करने की, और उसमें ये दुरुस्त था। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या आई उस क्रैश की कि स्विच ऑफ ऑन हो गया, ऑफ हो गया था, जिससे थर्स्ट मिलता है, प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद जो थर्स्ट मिलता है, इंजन ही ऑफ हो गया। डबल इंजन था, दोनों इंजन ऑफ हो गया। अब एक इंजन को, और यही कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ है, उसी को सेलेक्टिवली लीक किया गया है। क्या कॉन्वर्सेशन था? तो पहला पायलट कहता है, पायलट सबरवाल पूछते हैं कि डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये काम किया है? उसने कहा क्या आपने स्विच ऑफ कर दिया है इंजन का? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। अब बस ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड है, उसके आधार पे ये निकाल लिया गया कि हो सकता है कि पायलट से गलती से इंजन स्विच ऑफ हो गया हो। वो इंजन ऐसा नहीं होता है कि ऐसे चलते जा रहे हैं, स्विच पर हाथ लग गया तो ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो स्विच को आप, उसको पूरा गियर होता है, उसको उठा करके ऊपर करते हैं, फिर पीछे खींचते हैं, तब वो स्विच ऑफ होता है। फिर वो उठा करके ऐसे करते हैं, फिर आगे करते हैं, तब वो ऑन होता है। इस तरह से होता है वो आपके इतना डेलिकेट स्विच नहीं है कि आपका हाथ गया नहीं कि वो स्विच ऑफ हो गया इंजन, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उनको मालूम है, जो एयरक्राफ्ट के इंजीनियर, उनको मालूम है कि गलती से अगर इतना सोफिस्टिकेटेड हमने स्विच इंस्टॉल कर दिया, जो एक गलती से भी हाथ लग गया और स्विच ऑफ हो गया, तब तो हम कहीं पर रहेंगे, खत्म हो जाएंगे वहीं पर। तो इस सब का बहुत ही माइन्यूटली ख्याल रखा जाता है, बहुत ही मेटिकुलसली मेजर किया जाता है कि कौन से स्विच को किस पोजीशन पे रखा जाए। वहां पर ह्यूमन का अगर इंटरफेरेंस होता है और गलती से उस स्विच में हाथ लग जाए या कुछ और हो जाए, तो उस स्थिति में वो बंद ना हो, इसका मतलब है उस लीवर को किसी ने खींच के या तो बंद किया, या पायलट से ही हो सकता है गलती हो गई हो कि वो ऑन करने के बजाय ऑफ कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन वो स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, चलिए इसकी भी इंक्वायरी हो जाए। लेकिन स्विच में पहले से भी प्रॉब्लम रहे हैं, इसकी भी बात हुई है। सवाल है कि जो कुछ भी रहा है, 12 जून को बीते हुए 7 महीने से अधिक हो गए हैं। वेयर इज द डिटेल्ड रिपोर्ट? अब ये जो बेशर्म हमारी जो गवर्नेंस है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, और ये जो टेक्निकल स्टाफ हैं, और ये जो मंत्रालय है, मतलब ये टकेसर भाजी टकेसर खाजा चल रहा है, और हम चल रहे हैं विश्वगुरु बनने के लिए।
हम तो विश्वगुरु बन जाएंगे साहब। ये बन रहे हैं विश्वगुरु। एक एक क्रैश लैंडिंग की जांच 3 साल हो गई है, कोई पता नहीं है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। दूसरा क्रैश हो चुका है, 260 लोगों को हम गंवा चुके हैं, फाइनल रिपोर्ट स्टिल अवेटेड, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ रही है। ये किसकी गलती है? कौन बताएगा इसके लिए? विश्वगुरु जी कौन है? विश्वगुरु शर्म आनी चाहिए। हम एक के बाद एक प्रीसियस लाइफ को गंवा रहे हैं। खाली लाइफ गंवा नहीं रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी है एयर इंडिया को। मैंने कल भी आपको बताया, परसों भी बताया था, मैंने शायद अगर चर्चा नहीं की होगी। अभी मैं जब एयर इंडिया से यात्रा कर रहा था तो पहली बार मैंने शंकर महादेवन के थीम सॉन्ग को सुना। इतना मेलोडियस थीम सॉन्ग है कि आपको यात्रा करते समय भय से आप मुक्त हो जाएंगे। काफी चल रहा है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप उसके थीम सॉन्ग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एयर इंडिया का जो थीम सॉन्ग आया है, बेहतरीन मेलोडी है। बाकी एयरलाइंस में अगर आप चढ़ेंगे तो उसका एक इंस्ट्रूमेंटल बजते रहता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इनका जो है वो पूरा स्वर में भी है, आवाज में भी लोगों ने गाया भी है, और उसका म्यूजिकल ये भी है। तो ये दोनों थीम सॉन्ग आप सुनेंगे तो आप पहली बार जब आप एयरक्राफ्ट में एंटर करेंगे, एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में, तो आपको लगेगा बहुत ही सूदिंग म्यूजिक दिया है। ये क्यों दिया है साहब? इसलिए कि उस साइकोलॉजी से बाहर निकालने के लिए। जब आप एंटर करते हैं तो आप हमेशा डर में रहते हैं कि साहब आप क्या होगा आगे। तो वो जो साइकोलॉजी है उसको आपको, उससे आपको हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, आपको एक सूदिंग वातावरण में ले जाने के लिए जहां आप पीसफुली यात्रा कर सकें, इसलिए आप इतना बेहतरीन मेलोडियस म्यूजिक का निर्माण करवाया। लेकिन आज तक जांच नहीं हो रही है। और जांच में एयर इंडिया को क्यों कहूंगा, लीजर जेट को क्यों कहूंगा? सवाल है कि ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या कर रही है? डीजीसीए के अधिकारी कर क्या रहे हैं? मैंने डीजीसीए के अधिकारियों के कुकर्म की बात पहली बार मैंने बताई थी, और क्यूआइब नेटवर्क ही थी जिन्होंने पहली बात बताई थी। हमें कोलकाता के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ सदस्यों का फोन आया व्यक्तिगत मेरे फोन पर कि हमारे यहां एटीसी दफ्तर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हम चाय नहीं बाहर जाकर के पी सकते हैं। हम जहां बैठते हैं वहां पेशाब के स्मेल आते हैं, यूरिनेशन आसपास में किया जा रहा है। कहा कि चूहे कूदते रहते हैं हमारे दफ्तर में। बेशर्म है डीजीसीए, ये विश्वगुरु बनने के लिए चले हैं। कोलकाता एआरटीसी की मैं बात कर रहा हूं, वन ऑफ द मेट्रो सिटीज है। वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दफ्तर की कहानी मैंने आपको बताई थी, आज फिर उसका जिक्र कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो डीजीसीए है, ये सिर्फ वो अय्यासी करने के लिए लगता है बना हुआ है, उनको किसी की फिक्र ही नहीं है। और जब अभी आपने देखा होगा कि पालम एयरपोर्ट पे, पालम के नाम से बड़ा मशहूर है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको टर्मिनल 3, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, अब तो टर्मिनल 1 भी साहब टर्मिनल 3 के जैसा हो गया है, बड़ा ही खूबसूरत बना है। इस दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के घेरे में स्नूफिंग हो गई, जीपीएस स्नूफिंग हो गई साहब, जीपीएस स्नूफिंग हो गई। और उसी दौरान जब हमने ये बात उठाई थी कि माल फंक्शनिंग हो रही है सॉफ्टवेयर में, बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है, और तब हमने कहा था कि प्रधानमंत्री की जान भी खतरे में थी। और पहली बार हमने जब इस खबर को उठाई थी, उसके बाद भारत के एनएसए ने इस पूरे प्रकरण में इंटरवीन किया था, और जीपीएस स्नूपिंग की बात को पार्लियामेंट में बाद में सरकार ने स्वीकार किया कि हां, एयरपोर्ट के ही आसपास 10 किलोमीटर के घेरे में अगर स्नूपिंग हो रही है। स्नूपिंग का मतलब यह हो गया, स्पूफिंग कहते हैं, स्पूफिंग। और स्पूफिंग का मतलब क्या हो गया साहब? स्पूफिंग का मतलब यह है कि आपको जो जो पायलट्स हैं, उसको जो मैसेज जा रहा है एयरपोर्ट की फ्लाइट के स्थिति का, वो गलत जा रहा है। मतलब आप अभी लैंड करने वाले हैं और आपको मैसेज आ रहे हैं कि आप पूना में हैं। आप अभी पूना में हैं, आपको मैसेज आ रहा है कि दिल्ली में है। ये जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। जीपीएस स्पूफिंग हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया
तो भारत का एनएसए इन्वॉल्व हुआ, तब जाकर के सिक्योरिटी भी। सवाल है कि डीजीसीए क्या कर रही है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या कर रही है? दो दृष्टांत आपके सामने हैं। 2023 में जो क्रैश लैंडिंग हुई उसकी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट पता नहीं। अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ उसकी फाइनल रिपोर्ट पता नहीं। अब इसकी जो होगी, ब्लैक बॉक्स अभी रिकवर हुआ है, पता चलेगा। अब आखिरी एक शब्द आ रहा है कि पायलट के जुबान से निकला हुआ है, वो एटीसी वाले सुने हैं, ओ शिट। अब ओ शिट की बात हो रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साहब ये जो प्लेन क्रैश किया है, लियरजेट 45XR, ये इतना तेज प्लेन है, इतना तेज है कि अगर आप 15,000 मीटर की ऊंचाई पर क्रूज करते हैं या 41,000 या 51,000 मीटर पे आप क्रूज करते हैं, तो बहुत वो उसका बैलेंस, कई बार जब आप लैंड कर रहे हो तो ऊपर में तो बैलेंस ठीक रहता है, लेकिन जब लैंड करते हैं और स्पीड कम करते हैं तो उसमें गड़बड़ी होती है। बड़े प्लेन में, बड़ा प्लेन जो होता है वो अपने, जब स्पीड उसका कम होता है तो वो खुद को उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन छोटा प्लेन जब आप स्पीड कम करते हैं तो उसके बैलेंस बिगड़ने की संभावना रहती है। अब ये प्लेन जो है लेयरजेट 45, इसकी कहानी भी वही है कि आप अगर इतने ऊंचे ऑल्टीट्यूड से आप नीचे लैंड कर रहे होते हैं, तो वैसी स्थिति में जब आप इसकी स्पीड को कम करते हैं तो कुछ भी होने की संभावना, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्पीड कंट्रोल करने की विशेष ट्रेनिंग होती है इन द केस ऑफ लैंडिंग, और पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट। स्मॉल एयरक्राफ्ट को जब आप लैंड कर रहे होते हैं तो एक तो 18 से 20 मिनट में ये 41,000 51,000 तक पहुंच जाता है। आप इसी से कल्पना कीजिए कि इसकी स्पीड क्या है। ऐसे मतलब 860 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है इस प्लेन का। अगर ऐसा स्पीड वाला प्लेन अगर फिर लैंड करता है तो उस परिस्थिति में पायलट बहुत होशियार होना चाहिए, बहुत अनुभवी होना चाहिए। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, मिस हैंडलिंग हो गई हो, क्योंकि पहली मर्तबा में इनको रनवे नहीं दिख रहा है, दूसरी मर्तबा में रनवे नंबर 11 दिखा है, लेकिन रनवे से 100 मीटर पीछे ही। क्या ये कैलकुलेशन में का फेल्योर है? क्या पायलट ये कैलकुलेट नहीं कर सके कि हम टचडाउन, एग्जैक्ट पोजीशन हमारा क्या होगा, क्या हम रनवे पर टचडाउन कर पाएंगे? और उसके पहले ही इनका कैलकुलेशन गड़बड़ाया और टचडाउन जो रनवे पर करना था वो पहले हो गया। लेकिन जो अभी का जो फुटेज आ रहा है वो एकदम लैंड करने के पहले वो लेफ्ट साइड टिल्ट कर रहा है। अब ये सारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइटर जेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने अभी आया है, उस फुटेज के हिसाब से लेफ्ट साइड अगर वो टिल्ट कर रहा है तो इस तरह के प्लेन में जो दोनों पंख हैं, विंग्स हैं, उस विंग्स में भी कई बार हो सकता है कि कोई तकनीकी खराबी हो गई हो, ये भी हो सकता है। अगर कोई तकनीकी खराबी हुई है और लेफ्ट के तरफ वो थोड़ा सा टिल्ट किया है, तो जाहिर है वो जो कैलकुलेशन है उनका टचडाउन करने का एयर स्ट्रिप को, वहां से वो मिस करेगा। और वो साफ दिखा भी रहा है कि लेफ्ट के तरफ ऐसा नहीं है कि 100 मीटर एग्जैक्टली उसके रूट में ही एग्जैक्टली 100 मीटर पीछे वो क्रैश किया है। वो थोड़ा सा एयर पट्टी से लेफ्ट की तरफ जाकर के वो गिरा है, और वो थोड़ा जो अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में आया है कि लेफ्ट की तरफ टिल्ट किया है। और ये जो टिल्ट किया है, क्या उसी वक्त ओ सिट की आवाज आई है? ये क्या हो रहा है, हम टिल्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन फेल करेगा, हम एयर स्ट्रिप को टच डाउन नहीं करेंगे, हम मिट्टी को करेंगे या जो भी दूसरा एयर स्ट्रिप के बगल का जो एरिया है हम उसको टच डाउन करने जा रहे हैं, तो ये तो फिर अनर्थ होने जा रहा है। ये अलास उनके दिमाग, उनके मुंह से ओ सिट वो आवाज निकलती है। अब वो आवाज कैसे, वो आवाज क्या मिस कैलकुलेशन का आवाज है, या अगर मैं मान लीजिए कि लेयर जेट में
अगर डिफॉल्ट हुआ है तब भी मिसकैलकुलेशन आपका एग्जिस्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट हो गया तो अब जब तक उसको ठीक करेंगे इतने का वक्त नहीं है कि बिकॉज यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लैंडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ टचडाउन। तो टचडाउन करने के वर्ज पे आपके पास समय नहीं है कि एयर पायलट उसको टेक ऑफ करा ले दोबारा। मतलब और उसका नोज जा रहा है नीचे की तरफ, एक तो टिल्ट भी हो रहा है और नोज भी नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल था, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में यह मामला खत्म हो गया। और अगर उनको मान लीजिए कि 1-2 मिनट का वक्त होता, 30 सेकंड में लोग कह रहे हैं कि 30 सेकंड में यह सारा खेल हो गया है। अगर मान लीजिए कि उनको 1 मिनट ज्यादा या 2 मिनट का वक्त होता तो हो सकता है कि दोबारा वो टेक ऑफ करा लेते। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि एकदम एग्जैक्ट जबकि आपका व्हील खुल जाता है, व्हील तो बहुत पहले खुल जाता है, और जब वो व्हील एकदम बिल्कुल टच डाउन करने की स्थिति में होता है एयर स्ट्रिप को, तो उसके बाद भी पायलट टेक ऑफ करा लेता है। आपने देखा, लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में होती है, जबकि पायलट को मालूम है कि हम टच डाउन नहीं करेंगे और वहां ऐसा दिखेगा कि हम टच करने जा रहे हैं और अब हम टेक ऑफ कर लेंगे। मतलब पहले से पायलट की मनस्थिति बनी रहती है कि हम लैंड नहीं करने जा रहे हैं, हम लैंड के जैसा दिखाएंगे लेकिन लैंड करेंगे नहीं। तो पहले से तैयार होते हैं कि हम थोड़ा सा टच करेंगे या टच करने के पहले ही टेक ऑफ कर जाएंगे। यह स्थिति सामान्य परिस्थिति होती है, लेकिन यह सामान्य परिस्थिति नहीं थी। और वहां पर एटीसी का वो व्यक्ति सिर्फ ये कह करके कि हाँ ठीक है, विजिबिलिटी इज ओके। अच्छा, अब इस तरह के फ्लाइट में, किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में, जो एक्सपर्ट फाइटर जेट के पायलट कह रहे हैं कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी एनफ है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। 1500 मीटर की विजिबिलिटी एनफ है हमारे पास। यहां तो 3000 मीटर, 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। 1500 मीटर का मतलब हुआ कि 1.5 किलोमीटर की विजिबिलिटी मिल रही है पायलट को। तो 1.5 किलोमीटर की विजिबिलिटी में पायलट लैंड करा सकता है। यहां तो 3000 मीटर की विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये फुटेज, सीसीटीवी फुटेज का जो आपके पास पहला आ रहा है, अब और कहीं अगर सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल हो तो उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, एफडीआर और सीवीआर, ये सब कुछ बता देगा। लेकिन ये बता तो देगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाएगी। गलती किसकी है? एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी अगर है तो चुप्पी साध लेंगे, बहुत होगा तो फेंक देंगे पायलट के ऊपर। पायलट तो गया बेचारा, वो तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तो पायलट के ऊपर फेंक देंगे, और जो बाकी बचेगा वो फेंक देंगे हम मौसम के ऊपर। यह खेल चल रहा है, यह साजिश चल रही है। मित्रों, बहुत बड़ी खबर है कि डीजीसीए के अधिकारियों के करप्ट होने की। अब इसकी इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पावर गैलरी में लोग चर्चा करते हैं कि जो एयर सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनियां, वो तो एक प्रकार से डीजीसीओ का खरीद लेती है। जब मर्जी जो भी उनको चाहिए, उनको रेगुलेशंस के तहत उनको उनकी सेवा पानी कर दी जाती है, काम हो जाता है। और अगर सेवा पानी नहीं की जाती है तो 3 साल हो गए, आपका फाइनल रिपोर्ट है कहां? हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और द पीएमओ, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज प्रीशियस लाइफ? कौन लेगा? ये बताने की स्थिति में नहीं है। तो साहब, जाने तो गई, लेकिन अब आगे जान को कैसे बचाया जाए, कैसे एयर सर्विस को फुल प्रूफ किया जाए, इसके लिए भी सरकार गंभीर नहीं है। लिप सर्विस हो रही है, टोटल लिप सर्विस। अगर इस लिप सर्विस को खत्म करके सरकार चाहे तो हमारी और आपकी जान बच सकती है। देखना है कि कम से कम वो 2 तो रिपोर्ट आए नहीं अभी तक। ये फाइनल रिपोर्ट कब आता है, या ये भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आकर के रह जाएगा। और अगर फाइनल रिपोर्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, तो फिर उसके लिए आपने क्या किया, ये कौन बोलेगा? तो रिपोर्ट को छिपा लो, जांच रिपोर्ट आने ही नहीं दो, सत्य लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और इसी तरीके से हमारी और आपकी जान खतरे में डलती रहेगी। तो मित्रों, इस पर आवाज उठाइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सरकार से पूछिए। सरकार हमारी है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है सरकार,
लेकिन ये सवाल ऐसा है जो एक डिपार्टमेंट में इतना करप्शन है, इस करप्शन को अब मोदी जी को डायरेक्ट ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं मोदी जी करते क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।